मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले तक मैंने आपको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन समझाया। उसमें जितने भी बैक क्वेश्चन 3 उसमें दिए थे वो मैंने करा दिया। अब आज से हम कर रहे हैं साझेदारी फर्म का प्रवेश यानी 5वां अध्याय। बच्चों, मैंने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन जब समझाया तो मैंने बताया कि साझेदारों के मध्य जो अनुबंध होता है वो अनुबंध में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहेंगे फर्म का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन के कई तरीके हैं, जिसमें पहला मैंने बताया लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, मतलब पहले कुछ और अनुपात था, बाद में कुछ और आ गया, तो जिससे कि नफ़ा हुआ किसी को और किसी ने त्याग किया, तो ये हमने बनाया। इसी सीक्वेंस में अगले चैप्टर के रूप में है साझेदारी फर्म का प्रवेश, साझेदारों का फर्म में प्रवेश। इसमें कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले नए साझेदार का प्रवेश किसे कहेंगे, और इसके बाद नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं तो उनकी दशाएं क्या है, या नए साझेदार के फर्म में प्रवेश की क्या आवश्यकता है। तो नए साझेदार का फर्म में प्रवेश किसे कहेंगे? जब किसी वर्तमान साझेदारी में किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो इसे ही कहेंगे साझेदारी का फर्म में प्रवेश। फिर से सुनेंगे। जब किसी नए व्यक्ति को फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो इसे ही कहेंगे नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1 में इस बात का उल्लेख है कि अगर साझेदार चाहें तो अन्य साझेदारों की सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो है नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। अब हम देखें कि आखिर नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है, इसके कारण क्या है। तो पहला है बच्चों पूंजी की प्राप्ति। किसी भी फर्म को स्थायी रूप से पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी की आवश्यकता को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश देंगे। दूसरा विशिष्ट योग्यता। कभी कभी ये भी होता है कि कोई व्यक्ति होता है जो कि विशेष योग्यता प्राप्त वाला होता है, ख्याति प्राप्त वाला होता है, तो उसकी योग्यता का लाभ प्राप्त करने के लिए भी हम उसको प्रवेश देते हैं। तीसरा है प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। जब कोई फर्म में प्रतिस्पर्धा करता है, दो फर्म आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में दो फर्मों का एकीकरण कर देते हैं जिससे कि प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, और दोनों को जब एक साथ कर देंगे तो उसका लाभ जो है फर्म को मिलता है। तो ये भी एक कारण है। उचित व्यापार के उचित देखभाल के लिए, कभी कभी व्यापार के उचित देखभाल करने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कम पड़ते हैं तो अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर देते हैं जिससे कि व्यवसाय की अच्छे से देखभाल हो सके। नेक्स्ट है प्रगति। फर्म की प्रगति के लिए भी कभी कभी प्रभावशाली व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य है। विदेश में कारोबार। यदि हमने कोई विदेश में कारोबार खोला है तो वहाँ भी कारोबार के संचालन के लिए भी हमें नए व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मृत्यु या निवृत्ति की दशा में जब किसी फर्म में कोई अवकाश ग्रहण करता है या जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके स्थान पे दूसरे व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। तो ये मैंने बताया नए साझेदार को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है। तो पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशिष्ट योग्यता का लाभ लेने के लिए, इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, व्यवसाय की उचित देखभाल करने के लिए, विदेश में कारोबार, या फिर निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। उसी प्रकार से बच्चों एक जो नया साझेदार होता है तो उसके फर्म में अधिकार क्या क्या हैं, ये तीसरा प्रश्न बनता है। तो फर्म में अधिकार, जिस दिन से हम किसी व्यक्ति को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश देते हैं तो उस दिन से ही वो फर्म के संपत्ति और दायित्व में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। दूसरा, उसको फर्म के प्रत्येक कार्य में भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा फर्म में जो भी भावी लाभ होता है वो लाभ में भी हिस्सा पाने के लिए वो अधिकारी माना जाएगा। तो पहला मैंने बताया संपत्ति और दायित्व पर अधिकार, और दूसरा फर्म के भावी लाभ में भी उसे हिस्सा पाने का अधिकार होगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा नए साझेदार का फर्म में प्रवेश से क्या आशय है, और इसके बाद नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने के क्या कारण हैं, और साथ ही साथ नए साझेदार का फर्म में क्या क्या अधिकार है। थैंक यू।